वेलकम। एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का ई लेक्चर के अंदर रिकॉर्डिंग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के चौथे पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे पिछले वीडियो के अंदर आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने जानकारी देना शुरू किया था, जहां पर कि किस प्रकार से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम एक हमारे सामान्य जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके बंध के लिए हम तरंग संख्या के द्वारा उसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर आपको ये बताया था कि किसी एक अणु के अंदर कितने प्रकार के सामान्य कंपन हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो किसी रेखीय अणु है यदि, तो उसके लिए कंपन की सामान्य विधाएं हम 3n-5 सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यदि नॉन लीनियर अणु है तो उसके लिए कंपन की सामान्य विधाएं हम 3n-6 वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के लिए हमने ये आपको एक्सप्लेन किया है। विभिन्न प्रकार के जो कंपन हो सकते हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं, तनन और बंकन। दोनों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हो। आज हम इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक अणु जिसमें किसी बंध को हम सामान्य हार्मोनिक मॉडल के तौर पर ट्रीट करते हैं और उसके आधार पर उसकी कंपन की ऊर्जाओं किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, या उसके लिए एक कंपन का स्पेक्ट्रम किस प्रकार से ज्ञात होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसे कि आप इस स्लाइड के अंदर भी देख सकते हो कि किसी भी बंध को हम दो परमाणुओं के मध्य एक स्प्रिंग की भांति समझ सकते हैं। यदि हम उसे दबाते हैं या खींचते हैं तो वो पुनः वापस से अपनी स्थिति में लौटने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से किसी बंध से बंधे हुए परमाणु को भी यदि हम कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो वो पुनः अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के तंत्र द्वारा जिस नियम का पालन किया जाता है वो नियम हुक्स के द्वारा दिया गया था, जहां पर कि वह बल जिसके माध्यम से वो परमाणु पुनः अपनी स्थिति में लौटने की कोशिश करते हैं उसे प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, जिसे F बराबर माइनस के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, या सिंपल यदि इसकी जगह x लिख दे तो F बराबर माइनस के एक्स के द्वारा हम उसे व्यक्त करते हैं, जहां r वह दूरी है जहां तक कि हमने उसे कंप्रेस किया है या खींचा है, और r इक्विलिब्रियम उसकी साम्य अवस्था की दूरी है। इस प्रकार के तंत्र के लिए ऊर्जा जो दी गई है वो है 1/2 के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, जहां पर के बल नियतांक है उस बल बंध के लिए, जहां आर विस्थापन है, कितना विस्थापन किया हमने, और आर इक्विलिब्रियम उसकी साम्य अवस्था की दूरी है। इस प्रकार के तंत्र को हम सामान्य आवर्ती या सरल आवर्ती दोलक के तौर पर मानते हैं, और इस प्रकार के सरल आवर्ती दोलक के लिए जो ऊर्जा अवस्था आरेख है वो निम्न प्रकार से हम उसे चित्रित कर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि इस एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाया कैसे गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर कि जैसे ये एक दीवार है, इस दीवार पर हमारे ए बी अणु के ए परमाणु को यहाँ बांध दिया गया है, और बी जो परमाणु है वो उसकी साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ पर कहीं था पहले, लेकिन जब हमने उसे कंप्रेस कर दिया, यानी कि ए बी के बीच की दूरी कम हो गई, साम्यावस्था से कंप्रेस कर दिया तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई। इसी प्रकार से यदि हम उसे खींचें, एक्सटेंड करें, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि हम उसे और कंप्रेस करें तो उसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और खींचें तो उसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि ए दीवार पर बंधा हुआ है, तो इस प्रकार से जितना हम उसको कंप्रेस करेंगे या जितना एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे, उतनी ही उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी, और इस प्रकार से ये एक सरल आवर्ती दोलक के लिए ऊर्जा अवस्था आरेख प्राप्त हो जाता है, जहां पर r0 उसकी साम्यावस्था की दूरी मानी जाती है। इस प्रकार के तंत्र के लिए जो कि सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार कर रहा है, उसके लिए उसकी दोलन आवृत्ति वो दी जाती है ओमेगा ऑसिलेशन
बराबर 1/2 √k/μ, जहाँ k अगेन उसका बल नियतांक या बंध नियतांक है। यदि यहाँ c प्रकाश के वेग से भाग लगा दें तो यह परिवर्तित हो जाती है बार ओमेगा ऑसिलेशन 1/2 πc√k/μ। यदि यहाँ से आप k को सेपरेट करें तो k प्राप्त हो जाता है 4π² बार ओमेगा स्क्वायर ऑसिलेशन म्यू। यानी कि एग्जाम में हर दूसरे तीसरे साल के अंदर बल नियतांक से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो ये फार्मूला यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये फार्मूला जो है किसी सरल आवर्ती दोलक के उसकी दोलन आवृत्ति से संबंधित है, जहाँ पर k बराबर 4π² बार ओमेगा स्क्वायर ऑसिलेशन म्यू की सहायता से हम उस बंध का बल नियतांक ज्ञात कर सकते हैं। श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हुए यदि हम इस प्रकार के सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा पर श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करें और उसका हल प्राप्त करें, तो इस प्रकार के तंत्र के लिए, ऐसा तंत्र जिसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मॉडल के तौर पर माना है, ऐसे तंत्र के लिए उसके कंपन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जाएं हैं वो ई न्यू कैपिटल में न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन प्राप्त होती है, अर्थात जूल में ये एनर्जी है जो कि श्रोडिंगर समीकरण के हल के द्वारा प्राप्त की गई है, जहाँ पर न्यू 0, 1, 2, 3 उसकी कंपन के क्वांटम संख्याएं हैं, या यूँ कह दीजिए कि कंपन के ऊर्जा स्तर हैं। चूँकि हमारा इंटरेस्ट स्पेक्ट्रम में है, इसलिए हम सीधे स्पेक्ट्रल टर्म की तरफ हम चले जाते हैं और ई न्यू बराबर कैपिटल ई न्यू में यदि एच सी को डिवाइड कर देंगे तो ये एच सी से डिवाइड करने पर एच कैंसिल और ओमेगा ऑसिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा बार ओमेगा ऑसिलेशन में। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है ई न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ बार ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स में, ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मॉडल की कंपन के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है। जिस प्रकार से हमने घूर्णन के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं ज्ञात करी थी BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स, उसी प्रकार से ये हमारे कंपन के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं हैं। तो यदि हम इसमें न्यू बराबर 0, 1, 2, 3 हम रखते चले जाएंगे तो हम हमारे कंपन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं ज्ञात करते चले जाएंगे। जैसे न्यू 0 रखा तो 0 लेवल पर ऊर्जा 1/2 बार ओमेगा ऑसिलेशन, और न्यू 1 रखा तो न्यू बराबर 1 पर 3/2 बार ओमेगा ऑसिलेशन। इस प्रकार से हम न्यू 1, 2, 3, 4 रखते चले जाओ और आपके द्वारा आसानी से यहाँ पर हम 1/2, 3/2, 5/2, 9, 7, 9 ये ऊर्जाएं ज्ञात होती चली जाएंगी। ये सिंपल हार्मोनिक मॉडल का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जहाँ न्यू 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूटी के अंदर ये आती हैं। यहाँ ये लिखा हुआ 0 पॉइंट एनर्जी, यहाँ आप देख सकते हो कि जब न्यू बराबर 0 है अर्थात आद्य कंपन का ऊर्जा स्तर यानी कि ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल, उस ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल पर भी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है यहाँ पर 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल पे भी यानी कि आद्य कंपन के ऊर्जा स्तर पे भी किसी अणु के अंदर 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन के बराबर ऊर्जा होती है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कोई भी अणु कभी भी विराम की अवस्था में नहीं रहता, हमेशा कंपन गति करता रहता है, चाहे वो अपने आद्य कंपन ऊर्जा स्तर में ही क्यों न उपस्थित हो। इस ऊर्जा को 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है और हर परीक्षा में दूसरे तीसरे साल में ये पूछा जाता है कि क्या शून्य अवस्था ऊर्जा क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, तो वो 0 पॉइंट एनर्जी ये है। सिंपल हार्मोनिक मॉडल के लिए यदि हमें स्पेक्ट्रम ज्ञात करना हो कि इसका स्पेक्ट्रम किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो उसके स्पेक्ट्रम के लिए हमें चयन के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी भी सरल आवर्ती दोलक की तरह व्यवहार करने वाले तंत्र के लिए जो चयन का नियम है वो दिया गया है डेल्टा न्यू बराबर +-1, अर्थात IR की एनर्जी अवशोषित करने पर वो अणु कंपन के किसी एक ऊर्जा स्तर से एक उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जा सकता है या एक उच्च ऊर्जा स्तर से एक निम्न ऊर्जा स्तर में जा सकता है। तो यदि हम यहाँ पर थ्योरेटिकली
पहले संक्रमण की बात करें तो पहला संक्रमण न्यू बराबर 0 से न्यू बराबर 1 लेवल में होगा, तो हमें न्यू बराबर 1 से न्यू बराबर 0 की ऊर्जा को घटाना होगा। न्यू बराबर 1 पर ऊर्जा 3/2 बार ओमेगा ऑसिलेशन, तो 0 पर 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन, तो हमें प्राप्त होती है बार ओमेगा ऑसिलेशन पहली रेखा पर। इसी प्रकार से द्वितीय संक्रमण की बात करें जो कि न्यू 1 से न्यू 2 होगा, तो 2 माइनस 1 को करेंगे तो 5/2 माइनस 3/2, तो सेकंड भी बार ओमेगा ऑसिलेशन पर। इसी प्रकार से तीसरा संक्रमण भी हमें बार ओमेगा ऑसिलेशन पर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बार न्यू स्पेक्ट्रल अर्थात जो स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला है फॉर SHM is leads to bar omega oscillation centimeter inverse for any transition। ये विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखे थे वे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि प्लस माइनस 1 ही हो सकता है और सभी संक्रमणों में हमें सिर्फ और सिर्फ बार ओमेगा ऑसिलेशन पर ही रेखा प्राप्त होती है। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर या एनहार्मोनिक मॉडल। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर या एनहार्मोनिक मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसके लिए ये है कि हम यहाँ पर पुनः SHM वाली स्लाइड्स को यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि दी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड है। इसीलिए कोई भी संक्रमण चैन के नियम के अनुसार आपको हमेशा ही बार ओमेगा ऑसिलेशन वाली स्पेक्ट्रल लाइन देगा। और बार ओमेगा ऑसिलेशन क्या है? वो उसके अणु के उसकी स्वयं की खुद की दोलन आवृत्ति है, अर्थात वो अणु अपनी ही दोलन आवृत्ति पर कंपन गति करता रहेगा, चाहे आप उसे IR की कौन सी भी एनर्जी देते हो। अर्थात ऐसा अणु जिसे कि हम सिंपल हार्मोनिक मॉडल के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बंध अपनी स्वयं की दोलन आवृत्ति पर ही गति करता रहेगा। और स्वाभाविक है यहाँ पर एक चीज कि इस प्रकार के तंत्र को काम में लेने पर हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, यानी कि हम उस बंध के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि वो बंध किस प्रकार का है और कैसा है, क्योंकि सारे संक्रमण केवल एक ही आवृत्ति पर प्राप्त होते हैं। इसीलिए एनहार्मोनिक मॉडल की व्याख्या की गई और एनहार्मोनिक मॉडल को सर्वप्रथम मोर्स नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, क्योंकि वास्तव में जब भी किसी अणु के लिए हम IR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो IR स्पेक्ट्रम में कभी भी हमें केवल एक ही रेखा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमें बहुत सारे पीक्स प्राप्त होते हैं। और निश्चित रूप से उसका एकमात्र कारण यह है कि जब भी किसी अणु में उपस्थित परमाणु आपस में कंपन करते हैं, तो कंपन करने के दौरान यानी कि जब हम उसे दबाते हैं या खींचते हैं, तो खींचने के दौरान हमेशा कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहाँ पर वो टूट जाता है। देयर कम्स ए पॉइंट वेयर इट में ब्रेक एट इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और जिसे हम बंध वियोजन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के पहले मॉडल की व्याख्या मोर्स नामक वैज्ञानिक ने की गई थी और उसने SHM सिंपल हार्मोनिक मॉडल को कंपेयर करते हुए इस प्रकार से ये अपना मोर्स कर दिया। ये ग्रीन लाइन जो है वो हमारे सिंपल हार्मोनिक मॉडल के लिए है, तो ब्लू लाइन हमारे एनहार्मोनिक मॉडल के लिए है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एनहार्मोनिक मॉडल थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो कंपन की गति है वो सिंपल हार्मोनिक मॉडल से भी अधिक होती है। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक स्तर पर आकर के ये टूटने की स्थिति में आता है और इसे हम यहाँ पर बंध वियोजन ऊर्जा का नाम दे सकते हैं। मोर्स ने इस प्रकार के तंत्र के लिए जो एनर्जी फंक्शन दिया वो एनर्जी फंक्शन इस प्रकार से है E बराबर D इक्विलिब्रियम 1 माइनस E रेज टू द पावर A विद इन ब्रैकेट R इक्विलिब्रियम माइनस R, अगेन कंप्लीट होल ब्रैकेट पावर 2। ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर कि मोर्स फंक्शन के नाम से एक नंबर का सवाल ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मोर्स फंक्शन क्या होता है। तो वहाँ पर आपको ये समीकरण लिखनी है कि मोर्स फंक्शन ये होता है, और यदि आप उसका डायग्राम बना करके आते हैं तो वो और भी अच्छी बात है।
श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हुए यदि इस मोर्स फंक्शन पर सॉल्यूशन किया जाए यानी कि इसका हल किया जाए तो इस प्रकार के एनहार्मोनिक ऑसिलेटर या एनहार्मोनिक मॉडल के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कंपन के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं जो कि ई न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई के रूप में प्राप्त होती है, जहां पर न्यू अगेन 012 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। तो ओमेगा ऑसिलेशन ओमेगा ई ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ही है जो कि एनहार्मोनिक मॉडल के लिए है। एक्स ई एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कहलाता है यहाँ पर, जिसकी की वैल्यू लगभग प्लस 0.01 होती है। इस उपरोक्त समीकरण की सहायता से यदि हम न्यू बराबर 0 1 2 3 4 रखते चले जाएं तो हम एनहार्मोनिक मॉडल के लिए विभिन्न प्रकार के जो कंपन के ऊर्जा स्तर हैं उनको हम यहाँ पर आसानी से चित्रित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर एक्स ई जिसकी की वैल्यू प्लस में 0.01 है, इसके धनावेशित होने के कारण ये पूरा फैक्टर हमेशा ही ऋणात्मक रहता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम कंपन के ऊर्जा स्तरों में नीचे से ऊपर की ओर यानी कि अधिक ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं तो दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतर है वो कम होता चला जाता है, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली जो शुरुआत की जहाँ पर एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करी थी, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स के बारे में, वहाँ पर भी उस समय बताया था कि दो घूर्णन के ऊर्जा स्तरों के बीच की जो ऊर्जा है वो तो ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती चली जाती है, जबकि कंपन के ऊर्जा स्तरों के बीच की जो ऊर्जा है वो कम होती चली जाती है। ये इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू बराबर 0 1 2 3 4 जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं कंपन के ऊर्जा स्तरों के बीच की जो ऊर्जाएं हैं वो कम होती चली जाती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि ये अंतर को समझना कि ओमेगा ई और ओमेगा ऑसिलेशन क्या है। ओमेगा वास्तव में कोई भी तंत्र हो उसकी दोलन आवृत्ति है, लेकिन ऑसिलेशन सबस्क्रिप्ट से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं सिंपल हार्मोनिक मॉडल को और ई से हम आइडेंटिफाई करते हैं एन हार्मोनिक मॉडल को। दोनों में अंतर क्या है तो हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। हमें पता है कि एनर्जी इक्वेशन फॉर एन हार्मोनिक मॉडल इज गिवन बाय न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। इफ इज सेपरेट यानी कि यदि हम कॉमन ले लें ओमेगा ई को इधर कॉमन के रूप में लिख दिया और न्यू प्लस हाफ को इधर कॉमन के रूप में लिख दिया तो ये 1 माइनस न्यू प्लस हाफ एक्स ई। यदि आप इसको इधर की तरफ नीचे ले जाते हैं तो ई न्यू डिवाइडेड बाय न्यू प्लस हाफ। हमें पता है कि ई न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन फॉर एसएचएम, तो यहाँ से ओमेगा ऑसिलेशन बराबर ई न्यू डिवाइडेड बाय न्यू प्लस हाफ एंड ई न्यू डिवाइडेड बाय न्यू प्लस हाफ बिकम्स बार ओमेगा ऑसिलेशन। तो इसका मतलब बार ओमेगा ऑसिलेशन ओमेगा ई के बराबर ही है, केवल इस फैक्टर से इसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। यदि हमें एनहार्मोनिक मॉडल के लिए स्पेक्ट्रम को देखना है तो हमें संक्रमण तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें चयन के नियम की भी पालना करनी होगी। तो एनहार्मोनिक मॉडल के लिए जो चयन के नियम है वो है डेल्टा न्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डैश डैश डैश, यानी कि अब यहाँ पर लार्जर जंप की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। परंतु यदि हम मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन को देखें न्यू बराबर 1 लेवल में न्यू बराबर 0 के कंपैरिजन में, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन फार्मूला से यदि हम एन न्यू 1 एन न्यू 0 की को कैलकुलेट करें तो 0.008 अर्थात न्यू बराबर 1 लेवल में यदि 8 अणु मौजूद हैं तो न्यू बराबर 0 लेवल में 1000 अणु मौजूद हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन न्यू बराबर 0 लेवल में अधिकतम है तो उसके ऊपर के लेवल में मात्र 8 रह जाती है। इसका मतलब जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, संक्रमण की जो प्रायिकता है, वो संक्रमण की प्रायिकता न्यू बराबर 0 लेवल से ही अधिकतम होगी, न्यू बराबर 1 लेवल से नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर न्यू बराबर 1 से होने वाले या उससे ऊपर से होने वाले संक्रमणों को हम नेग्लेक्ट करते हैं और हम केवल और केवल
लेवल 0 से होने वाले संक्रमणों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यदि हम पहले संक्रमण की बात करें जो कि न्यू बराबर 0 से न्यू बराबर 1 में हो सकता है सिलेक्शन रूल के अनुसार, यानी कि डेल्टा न्यू प्लस 1 को हम लेके चलते हैं, तो ये उच्चतम तीव्रता वाला संक्रमण होगा। तो निश्चित रूप से हमें न्यू 1 में से न्यू 0 की एनर्जी घटानी होगी, तो न्यू बराबर 1 रख दिया और न्यू बराबर यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 प्लस हाफ, हाफ रह गया। तो हमें पहली रेखा प्राप्त होती है ओमेगा ई 1 माइनस 2xe पर। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड ट्रांजिशन को देखें जो कि 0 से 2 में होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर 1 से नहीं लेना है, हमें 0 से ही लेना है। तो 0 से 2 होगा यानी कि डेल्टा न्यू प्लस 2। तो अगेन 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पावर को प्राप्त होती है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe पर। अगेन थर्ड को यदि हम लेवें तो 0 से 3 प्लस 3, तो ये हमें प्राप्त होती है 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4xe पर। ध्यान रखिएगा कि पहला जो संक्रमण है वो उच्चतम तीव्रता वाला है, तो उसके बाद के जो संक्रमण है वो मॉडरेट इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी के संक्रमण होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। महत्वपूर्ण क्या है कि जो पहला संक्रमण है जो कि ओमेगा ई 1 माइनस 2xe पर है, अर्थात कि जो लाइन है नियर ओमेगा ई वो कहलाता है फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। ये फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन कौन से हैं? ये वही एब्जॉर्प्शन है जो हमने कंपन के सामान्य विधाओं के अंदर पढ़े थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने पढ़े थे, क्योंकि 4 सामान्य विधाएं हैं, तो उनमें से एक सिमेट्रिक है तो एक एसिमेट्रिक है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो सिमेट्रिक है वो IR इनेक्टिव है, तो जो ये है ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन उसका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। इसी तरह से ठीक इसके लगभग दुगने पर 2 ओमेगा ई पर ये इस फंडामेंटल का फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। इसी प्रकार से लाइनियर 3a पर ये इसी फंडामेंटल का सेकंड ओवरटोन कहलाता है। इन संक्रमणों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। न्यू 0 1 2 3 लेवल यदि हैं तो 0 से 1 वाला फंडामेंटल है, तो 0 से 2 वाला फर्स्ट ओवरटोन होगा इस फंडामेंटल का, तो 0 से 3 वाला इस फंडामेंटल का सेकंड ओवरटोन होगा। नेक्स्ट, हॉट बैंड्स। यदि हम किसी भी अणु का IR स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें केवल ये इस प्रकार से पीछे जो दिए हुए हैं यहाँ पर हमने केवल ये ऐसे 1 2 3 इस प्रकार के ही पीक्स या लाइन नहीं आती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं तो एक बहुत सारी आपको रेखाओं को ओवरलैप्ड होते हुए पीक्स नज़र आते हैं, ट्रफ्स नज़र आते हैं। तो वो इनका क्या कारण है? उनका कारण ये है कि इन फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा भी कई प्रकार के प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो पीक्स हैं उनकी संख्याएं घट बढ़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बताया, यहाँ पर ये हॉट बैंड्स। अभी हमें पता है कि न्यू बराबर 0 लेवल पर ही मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन है, परंतु यदि हम किसी प्रकार से यानी कि तापमान बढ़ा करके न्यू बराबर 1 लेवल पर मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दें तो अब वहां से संक्रमण की प्रायिकता बढ़ जाएगी। तो वहां से अब संक्रमण यदि होता है तो न्यू बराबर 1 से ट्यू में यानी कि डेल्टा न्यू प्लस में लो इंटेंसिटी जरूर होगी, तो वो प्राप्त होगा हमें ओमेगा ई 1 माइनस 4xe पर। तो ऐसे बैंड जो कि विच ओरिजिनेट्स ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज हॉट बैंड्स। तो ये परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल है कि हॉट बैंड्स क्या होते हैं, तो ये हॉट बैंड्स। इसी प्रकार से कई और रेखाएं हमें नजर आती हैं, कॉम्बिनेशन बैंड। कभी कभी फंडामेंटल और उसके ओवरटोन के को जोड़ करके, मान लिया एक फंडामेंटल 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर है और उसका ओवरटोन 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पर है, तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर यदि आपको कोई पीक मिलता है तो हमें एनालाइज करना होता है उसे कि वो 3300 पर जो मिला है वो किसकी कारण वजह से है। तो हम वहां पर अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से डिफरेंस बैंड मिलते हैं जो कि फंडामेंटल और ओवरटोन्स के डिफरेंस की वजह से आते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है फर्मी रेजोनेंस। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हम 4 फंडामेंटल देखते आए हैं, न्यू 1 सिमेट्रिक, न्यू 2 एसिमेट्रिक, न्यू 3 न्यू 4 बैंडिंग। तो न्यू 1 एंड न्यू 2 जो है वो आपस में एक दूसरे से, क्योंकि न्यू 1 और न्यू 2 की ऊर्जा में जो अंतर है वो बहुत कम होता है, अर्थात ये दोनों
बहुत कम तरंग संख्या वाले अंतर पर अपने पीक दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो पीक्स हैं या ऐसे जो संक्रमण है या ऐसे जो कंपन है वो आपस में एक दूसरे से कपल्ड हो जाते हैं, और कपल्ड होकर के ये होता है कि जो अधिक आवृत्ति वाला होता है वो अधिक आवृत्ति की ओर चला जाता है, और जो कम आवृत्ति वाला होता है वो कम आवृत्ति की ओर चला जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम एल्डिहाइड के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर हम एल्डिहाइड को हम 2720 और 2820 सेंटीमीटर इनवर्स पर हम उसके इस प्रकार के दो पीक्स नज़र आते हैं, जो वो फर्मी रेजोनेंस का परिणाम है। यानी कि कभी भी किसी भी अणु के अंदर एल्डिहाइड की उपस्थिति को यदि हमें पता लगाना है, तो उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर उसके ये 2720 और 2820 सेंटीमीटर इनवर्स पर उसके पीक को हम देख लें, तो वहाँ से हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो फर्मी रेजोनेंस का परिणाम है। इस लेक्चर को हम यहीं पर ही रोकते हैं, यानी कि आज हमने इसमें सिंपल हार्मोनिक मॉडल और एनहार्मोनिक मॉडल के बारे में व्याख्या करी। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम आईआर का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम डायएटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर की भी बात करेंगे, अर्थात जहां पर हम कंपन गति के साथ साथ घूर्णन गति को लेते हुए चलेंगे और किस प्रकार से कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, और साथ के साथ आईआर स्पेक्ट्रम किस प्रकार से लिया जाता है। थैंक यू।